बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानविहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी दिल्ली पुलिस की वर्दी के चहेतों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि भाई दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मैं 20 क्लास ऐसी दूंगा जिसमें हर क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और उनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो लगभग हर एक क्लास के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ओवरऑल 1000 क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएंगे और उससे पहले प्यारे बच्चों एक 6 महीने की या पिछले 1 साल की करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास और उसके अलावा हमारे पूरे सामान्य ज्ञान की भी एक मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। प्यारे बच्चों, बस आप लोग दिन रात अपनी अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और हम हमारी तरफ से किसी प्रकार की प्यारे बच्चों कमी नहीं आने देंगे। और प्यारे बच्चों, पिछली 3 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है उनको डिटेल में अच्छे तरीके से देखें। आपके एग्जाम के पॉइंट से बनाई गई क्लासेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लासेस है प्यारे बच्चों। और उसके अंदर जितने भी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं उन सबको आप लोगों को नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं और एग्जाम में जाने से पहले उन लोगों को एक बार नज़र से निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज है हमारी चौथी क्लास और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन जियोग्राफी से आया है। ठीक है, ये ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बार बार बच्चों को परेशान करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं भी। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग झीलों के नाम दे रखे हैं, जोड़े में पूछ रखे हैं कि बताओ भी कौन कौन सी इसमें खारे पानी वाली। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अगर बच्चा एक आधा नाम अगर किसी को पता होता तो बाकी ऑप्शन से भी उसको बाकी जो ऑप्शन है उनको काट सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है भाई, देखो ये तो लेख से क्वेश्चन आया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी लेक है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है, पढ़ के जाएं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जो जो अलग अलग प्यारे बच्चों जो लेक्स है वो आप लोग पढ़ के जाएं, अच्छे तरीके से कवर करके जाएं ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से काम आएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, यहाँ सांबर झील देख रहा हूँ मैं, सांबर झील खारे पानी की है, बिल्कुल है। डल मीठे पानी वाली है, वुलर भी मीठे पानी वाली, चिल्का चिल्का भी ये खारे पानी की है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि खारे पानी की पूछा है तो खारे पानी वाली बता देते हैं भाई। ये है प्यारे बच्चों खारे पानी वाली, सांबर है, चिल्का है। तो ए और डी किसमें आप लोग देख सकते हो, ए और डी, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर ये खारे पानी वाली है तो ये कौन सी है, मीठे पानी वाली है। सांबर झील कहाँ पे है प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर है भाई। ठीक है, और चिल्का कहाँ पे है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, डल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। वुलर कहाँ है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ फेमस खारे पानी और मीठे पानी की झीलें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो प्यारे बच्चों, खारे पानी की जो झीलें की अगर बात करें, चिल्का झील है, सांबर झील है, डीडवाना झील है, पचभद्रा है। ठीक है, ये पचभद्रा, डीडवाना और सांबर ये तीनों कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कहाँ है प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर। और चिल्का वाली कहाँ गई, उड़ीसा में। ठीक है, और मीठे पानी की बात करें, वुलर झील, डल झील, लोकटक झील, वेमनाड झील। ये वेमनाड कहाँ पे, ये केरला के अंदर है भाई, ये भी पता होना चाहिए। वेमनाड झील है कहाँ पे, केरला में है। किस प्रकार के पानी की है, मीठे पानी की है। और लोकटक झील ये मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ये दोनों अभी मैं आप लोगों को बता के गया हूँ कहाँ पे है, जे एंड के। तो जो लेक्स है प्यारे बच्चों, जो झीलें हैं, यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन कवर करना है, कैसे करना है, एक तो अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी लेक्स है वो पढ़नी है। ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन सी खारे पानी की है, मीठे पानी की है। तो यहाँ से भी एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता ही बनता है, अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, कौन से मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। प्यारे बच्चों, मशहूर लड़ाई जिसने मौर्य सम्राट के राजा सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। 261 ईसा पूर्व की वो लड़ाई राजा अनंत पद्मनाभन के साथ दया नदी के तट पे लड़ी गई। जो नदी का पानी था वो रक्त की तरह लाल हो चुका था। सैकड़ों लोगों को मारने के बाद जो हृदय परिवर्तन हुआ कि हिंसा करना, वायलेंस करना गलत है। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसे ही कुछ कहा जाता है इतिहास में। अपने 99 भाइयों की हत्या की। कलिंग युद्ध, कलिंग प्यारे बच्चों ओडिशा, कलिंग का अगर वर्तमान में नाम की बात करें तो ओडिशा ही कलिंग है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और कंप्लीटली बौद्ध भिक्षु बन गया और बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करने लगा। ठीक है, तो
अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है, उस सिद्धांत का पालन किया। तो ये कलिंग का युद्ध प्यारे बच्चों 261 जो बीसी है उस समय हुआ, 261 बीसी ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सम्राट अशोक ने प्यारे बच्चों 99 भाइयों की हत्या की, और जिसमें सबसे बड़ा भाई जो है प्यारे बच्चों सुसीम, ठीक है, और सबसे छोटा भाई कौन सा था? तिस्से। ये भी अलग से याद रखना भाई, तिस्से सबसे छोटा था और सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम। और प्यारे बच्चों सम्राट अशोक ने देवी नामक जो कन्या से विवाह किया, उसके दो संतानें थी, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा बेटा बेटी थी ये, जिन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो दादा था, बिंदुसार, ठीक है, ये आप लोगों ने ये सारे के सारे, ये महेंद्र तो इसके पुत्र का नाम है, यहाँ आप लोग देख सकते हो। जो बिंदुसार का पुत्र था ये, इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र था, ठीक है। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। इसका वास्तविक जो राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व में बीसी में हुआ, और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और अशोक के समय में तीसरी बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी। प्यारे बच्चों ये बढ़िया प्रश्न है। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगतियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। पहली अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक, चौथी कुंडलवन कश्मीर वाली कनिष्क के समय में। तो चारों बौद्ध संगतियां कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता की, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई थी, और सम्राट अशोक की अध्यक्षता में कौन सी थी? तीसरी थी, ठीक है। तो सम्राट अशोक प्यारे बच्चों यहाँ आप लोगों को याद रखना है। और राजा बनने से पहले ये अशोक जो जी है उज्जैन के राज्यपाल थे, ठीक है भाई। तो याद रखना, दया नदी के तट पे कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रख लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? अभी प्यारे बच्चों जैन धर्म का है यहाँ पे दिगंबर भाई, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। दिक प्लस अंबर, श्वेतांबर और प्यारे बच्चों दिगंबर, क्या फर्क है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर की बात करें, जो नग्न अवस्था में रहे। और बात करें हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में कितनी काउंसिल हुई थी? 4 काउंसिल, 4 संगीतियां आप लोग याद रखनी है। जैन धर्म में 2 काउंसिल हुई थी, 2। ये भी प्रश्न है अभी प्यारे बच्चों, मेरी बात सुन लो भाई। एग्जाम में अगर आप लोगों को अच्छा करना है तो हिस्ट्री के जो 2 टॉपिक है ना, धार्मिक इतिहास की बात करूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों के दोनों है ना घोल के पी जाना। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी, प्यारे बच्चों पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, इनके पारिवारिक जो संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो पढ़ के जाएं। इनके जीवन काल के बारे में पढ़ के जाएं, उपदेश कहाँ दिया, जन्म कहाँ हुआ, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, सारी चीज़ें पढ़ के जाएं, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, ठीक है, बौद्ध धर्म। और उसके अलावा ये आपके जैन धर्म में जो भगवान महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इनके कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए 24 में। और बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित आप लोगों को सारी बातें पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये इनके पारिवारिक जो चीज़ें हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्र, ये सब नाम आप लोग पढ़ के जाएं। और उनके मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति, ये सब स्टेटमेंट्स जो है, जन्म कहाँ वगैरह सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो भाई, श्वेतांबर साधु वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर भी प्यारे बच्चों आगे अलग अलग पार्ट्स में बंटे हुए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। इनके भी आगे आगे संप्रदाय हैं, तारण पंथ, तेरा पंथ, 20 पंथ, स्थानकवासी, देरावासी, ये सब जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर है, इनके आगे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो दिगंबर है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी ये जो वस्त्र है ये नहीं पहनते, ये लाइन अलग है, दिगंबर और श्वेतांबर यहाँ से, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए
नगण्य रहते हैं। ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ला करके क्या संदेश देना चाहा है। संदेश ये है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ के जाए भाई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इतिहास में क्वेश्चन आता ही आता है। आप भारत के अंदर कोई भी भर्ती परीक्षा में बैठे हो, इतिहास से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ कवर करके जाएं। ठीक है, पढ़ के जाना ही जाना है प्यारे बच्चों। जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण है। मैं लिख रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, पढ़ के जाना भाई, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जब लास्ट में हम लोग बात करेंगे, जो मैराथन क्लास रहेगी उसके अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप लोगों को सुपर फास्ट गति से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप भी उससे पहले प्यारे बच्चों अपनी मेहनत को थोड़ा अच्छे तरीके से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों से जुड़ता है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस का ना है, जो थीम है ना, उस थीम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही सूटेबल है, सटीक सही बैठते हैं। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों से जुड़ता है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना भाई, यूपी ग्रेटर नोएडा, देखो भाई आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, साथ में यमुना नदी को भी कवर करता है। ठीक है, इसकी जो प्यारे बच्चों जो लंबाई है ना, लेंथ 165.5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेसवे है 6 लेन वाला है, 6 लेन का है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग छायाचित्र के माध्यम से लिखा है, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा और आगरा के शहरों को मथुरा से यमुना नदी के साथ जोड़ता है और लंबाई 165.5 किलोमीटर है। तो ये एक्सप्रेसवे अलग अलग कौन कौन से जो शहरों को आपस में जोड़ रहे हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इनकी विवेकाधिकार शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर्स, अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। तो भाई देखते हैं भाई, विवेकाधिकार की शक्ति राज्यपाल में होती है, फाइनेंशियल पावर भी है, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है राज्य के अंदर, लेजिस्लेटिव पावर ऑर्डिनेंस वगैरह जारी करता है। ठीक है, ये वाली जो है ना रीट जारी करने की शक्ति इसके अंदर नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रिट है भाई प्यारे बच्चों, ये कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर रही है, हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा देता है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल है जो राइट देता है, आर्टिकल 226। उच्च न्यायालय 5 प्रकार रीट जारी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार रीट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 और 226 के हिसाब से। प्यारे बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रीट जो है यहाँ इसके माध्यम से जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध 5 प्रकार की रीट है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्टियरी एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, 5 प्रकार की रीट है जो आप लोगों को याद रखनी। ठीक है, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां देख लो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, 4 ऑर्डिनेंस। और भारत में रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 के पास होती है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और अन्य उद्देश्यों के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है, और वैसे भी जो आर्टिकल 32 है अंतिम मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। किसने कहा, अम्बेडकर जी ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि यह हमारे अदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन आया, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। लो भाई, जो हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है भाई, ग्रोस। ठीक है, तो जीडीपी की बात करें भी, अलग अलग देशों की जीडीपी उनकी अलग अलग, ठीक है भाई, औकात के हिसाब से है। ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी तो प्यारे बच्चों यूँ सोच लो कि जितना हमारे यहाँ पे लोग दीपावली में पटाखे खरीद के फोड़ देते हैं ना, जितने पैसे लगते हैं ना, तो लगभग उसके आसपास है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पूछ रहा है भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है भाई। सेंट्रल जो स्टैटिकल जो हमारा ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा। ये कोई स्थायी कमेटी के द्वारा नहीं होता, फाइनेंस कमीशन नहीं करता,
फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती, लेकिन लोगों को लगता है भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये प्यारे बच्चों किया जाता है। जीडीपी होता क्या है? देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, चीज़ों का, ठीक है, मटेरियल्स का, आइटम्स का, थिंग्स का, और उसके दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह एक किसी भी देश में एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का, सर्विसेज का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पे किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। और भारत की अगर वर्तमान में बात करें तो भाई 327.7 लाख करोड़ भारत की जीडीपी है भाई, ठीक है। वो 2025-26 के लिए जो ग्रोथ रेट की जो बात हो रही है अनुमानन, वो 7.8% है, ठीक है। ये 2024-25 वर्ष के लिए जो वैल्यू आप लोगों के सामने है, भारत की जीडीपी वर्तमान में इतनी है 327.7 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? प्यारे बच्चों, मैंने उस दिन ही कहा था भी संविधान के जो भाग संख्या 3 है, मूल अधिकार, भाग संख्या 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके अलावा भाग 4A मौलिक कर्तव्य है 4A। इन तीनों भाग से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान के सोर्सेज, अलग अलग देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा दिल्ली पुलिस के अंदर। अब यहाँ से भी ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो भी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है मेरे बच्चों। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है। प्रस्तावना की भाषा है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, और व्यापार की स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, लो, ठीक है। ब्रिटेन, जापान से क्या है? जापान से प्यारे बच्चों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, बढ़िया प्रश्न है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन, और क्या लिया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, अफ्रीका से। ब्रिटेन से क्या है? ब्रिटेन से तो भाई बहुत कुछ लिया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, और क्या है? बहुमत की सरकार, मेजोरिटी गवर्नमेंट, बहुमत की सरकार, संसदीय व्यवस्था। और उसके अलावा प्यारे बच्चों अगर बात करें ब्रिटेन में, आप लोगों को याद रखना है कि लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्लस विधि के समक्ष जो समानता है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये प्रावधान भी प्यारे बच्चों यहीं से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? आपके ब्रिटेन से। तो अलग अलग देशों से जो अलग अलग चीज़ें ली गई है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई विशेष सम्मति सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और ये संसद के दोनों सदनों की जो जॉइंट सेशन की बात करें, आर्टिकल 108, ठीक है। जबकि अकेली प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से, ये अमेरिका से है। और आर्टिकल 108 में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि भाई अभी तक जॉइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है, और जब जितनी बार बुलाया गया है उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है प्यारे बच्चों। इंडिया में पहली जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में किसके अधीन शुरू की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये सब है कौन कौन? आप लोगों के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय। ये लॉर्ड मेयो जो भाई साहब है ना, इनका कार्यकाल था 1869 से 1872, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 72 बता रहे हैं ना, तो ये लॉर्ड मेयो के ज़माने में हो गई।
उत्तर तो में हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 का। कैनिंग जी भाई साहब क्रांति करा के गए थे 1856 से 1862। लिटन जी लिटते रहे 1876 से 1880। परीक्षा की दृष्टि से चारों इंपॉर्टेंट वायसराय है, वो मैंने पहले ही बताया था कि इन सब के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के जाएं। जनगणना की बात करूँ तो ये प्यारे बच्चों जो पहली जनगणना है ना, नियमित जनगणना नहीं थी। रेगुलर सेंसस जो है ना प्यारे बच्चों, बताना चाहूँगा इंडिया में जो जनगणना हुई 1872 1881, यहाँ से रेगुलर सेंसस शुरू हुई थी। रेगुलर, नियमित मतलब जो हर 10 साल बाद होती। 1891, 1901, 1911, 21, 31, 41, हर 10 साल बाद हो रही है भाई। 71, 81, 91, 2001, 2011। तो मेरे प्यारे बच्चों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी तक कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी है। अगर आपसे पूछ ले कि आज़ादी से पहले कितनी हुई, आज़ादी के बाद कितनी हुई, तो 8 और 7, ये आप लोगों का जवाब होना चाहिए। पूछ भी सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहली जो जनगणना है लॉर्ड मेयो, और मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज बनाया, एग्रीकल्चर विभाग ही बनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड दिया, भारतीय सिविल सेवा का फादर कहते हैं और भारतीय पुलिस सेवा का जनक बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली दी। लॉर्ड कैनिंग 57 की क्रांति करा के गया, भारत सचिव पद लेके आया, और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारी मेजर चीज़ें इसके ज़माने में आई है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, हाई कोर्ट्स लेके आया, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास के अंदर ऑर्डिनेंस लेके आया। और लास्ट में जो लिटन है, इस भाई ने तो कोई बढ़िया काम किए ही नहीं। ठीक है, सारे काम भारतीयों के खिलाफ ही किए। प्रथम दिल्ली दरबार का रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिलाई थी। ठीक है, ICS की एज घटा दी थी इसने, वरना को प्रेस एक्ट लागू कर दिया था, शस्त्र अधिनियम लगा दिया था। तो भाई बहुत सारे काम भारतीयों के खिलाफ ही की इस लेटर ने, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नीति आयोग के संदर्भ में टी का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म्स। इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्या आना चाहिए? फुल फॉर्म्स। क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म्स पढ़ के जाएं। इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, काम आएगी एग्जाम में। ठीक है, देखो पुराना बताता हूं आप लोगों को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत का रूपांतरण करने वाला राष्ट्रीय संस्थान। तो ट्रांसफॉर्मिंग, टी का क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ओल्ड नेम क्या था? योजना आयोग। इसका ओल्ड नेम क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन। और प्यारे बच्चों नाम चेंज कब हुआ? 2014 में नाम चेंज, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग, नेम चेंज। नीति आयोग की शुरुआत की बात करूं 1 जनवरी 2015 से। और क्या बात बताएं प्यारे बच्चों? अध्यक्ष हमेशा PM होता है। पहला भी नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी, हमेशा PM। एक इसमें CEO होता है, उपाध्यक्ष भी होता है। सुब्रमण्यम और सुमन बेरी प्यारे बच्चों CEO और उपाध्यक्ष है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को आधुनिक तकनीकी और समावेशी अर्थव्यवस्था में बदलना है। ठीक है, भारत की ये जो आधुनिक और टेक्नोलॉजी, मतलब इन शॉर्ट बोलूं, पूरे भारत के विकास का ठेका इसी के हाथ में। इसको बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा आयोग है जिसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये बढ़िया प्रश्न बन जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में ऐसे लो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने ये जो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन प्यारे बच्चों 1920 में शुरू होता है ये मूवमेंट। ठीक है, 20 में शुरू होता है, 20 से 22 तक चलता है। अब 22 में देख लो भाई, इसमें से कौन सी घटना हुई है? तो देख लो 22 में चोरी चोरा कांड, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्यारे बच्चों चोरी चोरा की जो घटना है
ठीक है, 5 फरवरी 2022 की वो दिन जब असहयोग आंदोलन की भीड़ ने चोरी चौरा नामक जो जगह थी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने इस घटना की जिम्मेवारी ली। गांधी जी को 2 साल की सजा हुई और इस घटना से दुखी होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि उनका साफ साफ उद्देश्य क्या था कि भाई जो मेरे जितने भी मूवमेंट हो गए पब्लिक को उन्होंने साफ साफ कह रखा था भी कोई भी वायलेंस नहीं करेगा। और जो असहयोग आंदोलन है उसकी जो शुरुआत हुई उसकी वजह थी एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट प्यारे बच्चों, खलीफा का जो पद खत्म किया गया, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सभी जानते हो, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अमृतसर हत्याकांड बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन, रॉलेट एक्ट, काला कानून। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चोरी चौरा कांड 1922 का भी, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जाने, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप लोगों को नदी प्लस उनके जो टाइटल्स हैं प्लस जो उनके शहर हैं प्लस शहरों के जो उपनाम हैं पढ़ के जाएं भाई, ठीक है। और कौन सी नदी कहाँ से बहती है, नदी उनके उद्गम स्थान, ठीक है, प्लस सहायक नदियाँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पढ़कर जाएं, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, पढ़कर जाएं, ठीक है। तो भाई कोसी नदी को प्यारे बच्चों बिहार का जो है शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है, क्योंकि जब ये बहती है तो अपने साथ काफ़ी भारी मात्रा में प्यारे बच्चों जो गाद होती है ना भाई, ठीक है, मिट्टी टाइप, ठीक है, गीली मिट्टी वैसी लेके आती है, जिसके अंदर भाई कोई डूब जाए ना इसके अंदर प्यारे बच्चों इंसान ऊपर ही नहीं आ पाता, ठीक है। देखो भाई कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी लगातार आने वाली विनाशकारी बाढ़ से जान माल और फसलों को भारी नुकसान होता है। और यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, ठीक है, जिससे इसके मार्ग में बार बार बदलाव होता है जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। तो कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बढ़िया प्रश्न है, कोसी नदी। पहले पैरा ओलंपिक खेल आयोजित होते थे, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ, खेल से संबंधित पहले भी बता चुका हूँ, रणनीति में फिर से बता रहा हूँ। खेल में सबसे पहले खिलाड़ियों की संख्या नंबर 1, नंबर 2 खेल में जो खिलाड़ी है उसका संबंध किस खेल से है, खिलाड़ी मतलब वेरियस प्लेयर्स जो अलग अलग खेलों से संबंधित है। फिर खेलों की ट्रॉफीज, फिर खेलों से संबंधित अलग अलग जो प्यारे बच्चों एब्रीवेशंस जो है, शब्दावली है, जैसे स्लिप किससे संबंधित है, कि स्लिप तो क्रिकेट में होती है तो क्रिकेट से संबंधित है, रिंग, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। और फिर उसके बाद अलग अलग फेमस जो टूर्नामेंट्स है, कॉम्पिटिशन्स है, प्रतियोगिताएं हैं, उनके वेन्यूज़ पढ़ के जाएंगे। शुरुआत कहाँ हुई, लास्ट कहाँ हुआ, आगामी कहाँ होगा, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल प्यारे बच्चों इटली रोम में हुए थे, ठीक है, रोम के अंदर हुए थे। रोम किसकी राजधानी है, इटली, ये ब्राज़ील की राजधानी, फ्रांस की राजधानी है, ये ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। और प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा इनकी शुरुआत 1960 में हुई थी, रोम इटली में। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1968 में शामिल हुआ था। और यहाँ पे देखो प्रथम तो आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रथम कहाँ पे, इटली 1960। अंतिम कहाँ हुए थे, अंतिम हुए थे फ्रांस पेरिस में 2024। आगामी कहाँ होंगे, नेक्स्ट पढ़ के जाएं, लॉस एंजिल्स यानी कि अमेरिका में होंगे भाई, यूएसए 28 में, ठीक है। ये एग्जाम पढ़ के जाएं। नेक्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख क्या काम है। लो भाई कोशिका, साइंस का क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति क्या करती है। ये कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, सामग्री के भंडार गृह की तरह काम करती है, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करती है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। चारों में से भाई एक ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, ये कोशिका को आकार और उसको मजबूती प्रदान करने का काम करती है, क्योंकि भित्ति है उसका काम क्या है, लेयर है एक प्रकार से, ठीक है। ये संरचनात्मक सहारा देना, उससे एक निश्चित आकार देना और उसको प्रोटेक्ट करना कोशिका भित्ति का काम होता है।
यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है जो कोशिका के यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको। यह बहुत अधिक फैलने से रोकती है, ठीक है, और रोग जनकों से भी बचाती है। तो ये सारी चीज़ें सेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को एग्जाम में देख के जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया फरवरी 2024 में लॉस एंजल्स में, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय बांसुरी वादक, भाई बांसुरी वादक इसमें से राकेश जी है। कौन गए राकेश जी? देखो राकेश जी चौरसिया, ये फेमस भारतीय बांसुरी वादक है। ग्रैमी पुरस्कार भाई प्यारे बच्चों ये बढ़िया प्रश्न है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न तो पहली बात तो ये याद रखो, संगीत म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है पुरस्कार। और राकेश जी को एज वी स्पीक और पस्तो के लिए पुरस्कार दिए गए। फरवरी 2024 में ग्रैमी पुरस्कार भारतीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। उन्होंने बेला फ्लैक और एडगर मेयर के समूह के साथ मिलकर के ये चीज़ इसके लिए जीते भाई, ठीक है, याद रखना। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करो। प्यारे बच्चों ये है ना, ये 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, आंतरिक, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, लेकिन इनकी जो वर्ड की लैंग्वेज वो अलग अलग होती है। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह, आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक में कौन कौन से होते हैं? बुध होता है प्यारे बच्चों, शुक्र होता है, ठीक है, और ये देखो बृहस्पति, वरुण और शनि, ये तीनों कौन से हैं? ये बाह्य है, ये आंतरिक है, इंटरनल वाला ये है, बुध है। तो यहाँ पूरी संरचना देखो आप लोग, ये चारों पढ़ के जाना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये भाई आपके नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर आप जब ग्रहों की जो स्ट्रक्चर देखोगे, ये रहा आपका सूर्य, सूर्य के बाद बुध है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, यानी कि ये बुध है प्यारे बच्चों, और उसके बाद है आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, और इसके बाद बृहस्पति आ गया, फिर आपके आ गया शनि आ गया, फिर आ गया अरुण, और फिर वरुण आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारे एग्जाम में पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये पढ़ के जाना भाई। आंतरिक कौन कौन से हैं? ये रहे आंतरिक। बाह्य कौन कौन से हैं? ये बाहर है, ठीक है। ये देखो सूरज की स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और ये जोवियन, ठीक है, बढ़िया प्रश्न। और यहाँ से संबंधित वो क्वेश्चन पढ़ के जाना, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, वगैरह वगैरह, किस पे दिन की अवधि कितनी होती है, सब सारी चीज़ें, ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? देखो भाई यहाँ पे अलग अलग जो सेगमेंट है, चाहे बुक्स है, चाहे साइंस है, चाहे स्पोर्ट्स है, सारी चीज़ों का मिश्रण है जो आप लोगों को ये संदेश दे रहा है कि दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, ठीक है, करंट अफेयर के अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? भाई सीधी सी बात है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश जो है प्यारे बच्चों इनकी तरह लिखी गई। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। काबुली वाला भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है, ठीक है। काबुली वाला किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, सत्यार्थ प्रकाश आपके दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का एक फेमस नारा भी है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। एक तो ये नारा आप लोग याद रखें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप लोगों को चीज़ याद रखनी है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ देख सकते हो सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह आर्य समाज के सिद्धांतों और दर्शन को प्रस्तुत करती है, जिसकी स्थापना उन्होंने ही की थी। बढ़िया प्रश्न। अभी आर्य समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक मैंने आपको पहले ही कहा था। और परमहंस जी के बारे में पढ़ के जाएं, और सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाएं, एशियाटिक सोसाइटी उसके बारे में पढ़ के जाएं, ठीक है। ये अलग अलग सोसाइटीज़ है, उनके फाउंडर्स एंड फॉर्मेशन ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी स्थापना की गई थी? प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुन लो, अकाल आयोग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, या शिक्षा की बात करें, या उद्योग की बात करें, ठीक है।
उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में इसको लेकर के बहुत कम आयोग बनाए गए थे। अकाल आयोग की बात करें, अकाल आयोग प्यारे बच्चों 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के ज़माने में बना, और लॉर्ड जो लीटन है उसके ज़माने में बनाया गया था, 1877 की बात है। ठीक है, अब यहाँ अकाल आयोग की बात करें, फेमाइन कमीशन, तो प्यारे बच्चों इसका अध्यक्ष था सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। एंटोनी मैकडोनाल्ड। एजुकेशन को लेकर के भाई हिंदुस्तान में एक तो वुड डिस्पैच आया, डलोजी के ज़माने में, और हंटर आया 1882 एजुकेशन को लेकर। ठीक है, किसके ज़माने में? लॉर्ड रिपन के ज़माने में। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए बहुत अच्छे काम किए भी। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। ठीक है, तो यहाँ पे अलग। और इरिगेशन को लेकर के प्यारे बच्चों जो आया उसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। 1901 के अंदर आयोग बनाया गया था। और एजुकेशन को लेकर के हंटर कमीशन, यहाँ देख सकते हो, हंटर आयोग की स्थापना बाद में शिक्षा स्थिति की जांच करने, उसमें रिफॉर्म करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें विशेष रूप से प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। एंड इसका उद्देश्य 1854 के जो वुड डिस्पैच की सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं करने की शिकायतों की जांच करना भी था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न प्यारे बच्चों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, हु इज़ हु, वर्तमान में कौन क्या है। विजया के राहटकर है, ये जो राहतकर लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा आएगा, राहटकर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के द्वारा 1990 में बनाया गया एक आयोग है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के संवैधानिक राजनीतिक विचारों की जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, और उसके अलावा महिलाओं को या महिलाओं के लिए कानूनी जो सुरक्षा है उसको लागू करना, महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का जो है उसको पुख्ता करना, उसके लिए बनाया गया। तो महिला आयोग की बात करें तो भाई प्रथम जो अध्यक्ष बताएं, प्रथम अध्यक्ष एग्जाम में पूछ ले, जयंती पटनायक। ठीक है, इससे पहले कौन थी? पूर्व में थी रेखा शर्मा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? के राहटकर। ठीक है, ये फोटोग्राफ देख सकते हो, विजया किशोर राहटकर। ठीक है, ये राहतकर भाई प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे लिखा आता है, राहटकर। ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्वारा कितनी अवधि के पश्चात फाइनेंस आयोग का गठन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भी प्यारे बच्चों। फाइनेंस कमीशन को लेकर के जितनी भी बातें आप लोगों के बारे में पता होनी चाहिए ना आप लोगों को, तो पहला पॉइंट ये बताना चाहिए, हर 5 वर्ष की समाप्ति पे फाइनेंस आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति। फाइनेंस आयोग की बात करें, आर्टिकल 280 में आता है। वर्तमान में 16वां फाइनेंस कमीशन है, जिसका अध्यक्ष 16वें अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया इसके अध्यक्ष हैं। और प्यारे बच्चों, इस आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं, टोटल 5 सदस्य हैं, 1 + 4, एक अध्यक्ष होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। और भारत का वित्त वर्ष, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया कौन सा होता है आपका? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भारत का वित्तीय वर्ष है, जो बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी 4 चीज़ आप लोग कवर करके जानी है। ठीक है, ये लो भाई, फोटो आप लोगों ने देख ली होगी। जून 2024 में चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली? भाई साहब, ये वो सीएम है जिसके द्वारा केंद्र में जो मोदी जी की जो सरकार है उसको बहुमत प्राप्त है। मोदी जी के पास पिछली लोकसभा सीटों में प्यारे बच्चों 240 सीटें आई थी। उसके बाद 53 सीटें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उन्होंने समर्थन दे करके बहुमत जो है साबित हुआ चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित आप लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए ना भाई, आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 175। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी? 11। सब बातें पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। प्यारे बच्चों,
आज भी इस 40 मिनट की क्लास में मैंने आप लोगों को लगभग 50 से 60 बातें न्यूनतम एक्सप्लेन की है। एक छोटी सी क्लास 30, 40, 45 मिनट की, जिसके माध्यम से प्यारे बच्चों आप लोग 50 से 60 क्वेश्चन तीव्र गति से बिना अपना समय बर्बाद किए सीख लेते हैं। अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें प्यारे बच्चों। और इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। आप चाहे किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं या घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा सीरियस है वही इन क्लासेस को ले, उन्हीं को आप लोग शेयर करें, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में भेजें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।